नमस्कार। मैं सुरेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेखक, पत्रकार, निर्देशक, भारत भूषण सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री उदय प्रकाश, इनकी एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है राम सजीवन की प्रेम कथा। और आज भाग पहला। जहां कई वर्ष पहले गांव था, जहां बैलों के तेल चुपड़े भोले काले सींग थे। दोपहर जंगल में पत्तों की गहरी हरी गंध थी और कच्चे आम के ताजा कटे फांक के साथ नमक मिर्च का स्वाद था। धान के महकते हरे खेत थे जहां अंधी बुढ़िया महाराजिन थी जिसकी बारी से लड़के खीरा और भुट्टा चुरा लाते थे। राम सजीवन का बचपन वहीं पीछे कहीं छूट गया था, 15 साल पीछे। उनका बचपन सनई के उन खेतों में कहीं रह गया था जहां वे स्कूल न जाकर छिप जाते थे और दूसरे लड़कों के साथ गदा छाप बीड़ी के सुट्टे खींचते थे। ब्राह्मण परिवार था, मझला किसान वर्ग। एक ऐसा किसान वर्ग जिसकी गांव में नाक नीची नहीं रहती, जो गाहे बगाहे बड़े किसान या जमींदार को भी छोटा मोटा कर्ज दे सकता है या पेशी कचहरी में 1000-2000 खर्च कर सकता है। हलवाओं भूमिहीनों को तो गल्ला अनाज वो बीज बिजहरा या खवाई नातवाने के लिए 100 या 1.5 बाड़ी की दर पर दे ही सकता है। एक ऐसा किसान परिवार जहां गांव के जमींदार के घर आया हुआ पटवारी लौटते हुए एक बार झांक कर चाय पान ले जाता है, थोड़ी बहुत हंसी ठिठोली भी कर जाता है। राम सजीवन पास के कस्बे के हाई स्कूल और पास के शहर के शासकीय महाविद्यालय को प्रथम श्रेणी से लांघते हुए अब दिल्ली के उस विश्वविद्यालय तक आ पहुंचे थे जो देश का माना हुआ ही नहीं, कहा जाता था कि अफ्रीका, दक्षिणी एशिया तो क्या, पूरी तीसरी दुनिया का सबसे भव्य विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री की बहू, रक्षा मंत्री की नातिन, किर्लोस्कर जी की बेटी, बाटा जी का बेटा और देश के सबसे बड़े साहित्यकार का सबसे छोटा साला पड़ता था। यहां ज्यादातर लड़के लड़कियों की सभ्यता और मिजाज का अपना ही ढंग था। वे बड़े कोमल, पारदर्शी और खास लगते। हंसते तो इतना उजाला फैलता कि गांव की हंसी तंबाकू और कत्थे में लिथड़ी किसी विभत्स रुदन की तरह दिखाई देती। और लड़कियों का तो कहना ही क्या, उनका अलग ही तापमान और अलग ही रोशनी थी। वे ज्यादातर जीन्स और खुली बाहों वाली होती। उन्हें बहुत साफ सफेद आटे को गूंथकर उसमें थोड़ा महावर मिलाकर बनाया गया था। खुली बाहों, बारीक आवाजों, घंटियों जैसी हंसी का ऐसा विराट उत्सव राम सजीवन को अपने जीवन के प्रति एक बार नए सिरे से दार्शनिक हो जाने की प्रेरणा देता था। वे चाहे बस में हो या अकेले अपने कमरे में, सांस भी लेते तो उसके साथ उडू या इंटीमेट की महक उनके रक्त तक पहुंचती। इस खुशबू में कॉन्वेंट के पसीने की बहुत अपरिचित लेकिन उत्तेजित गंध घुली होती। लेकिन राम सजीवन के भीतर एक गहरी चिढ़ और गुस्से ने भी जगह बनाना शुरू कर दिया। इस विराट लगदग शहर में जहां इतनी बड़ी दुकानों, कोठियों और कारों की चमाचम धूप थी, उन्हें अपने गांव का बड़े से बड़ा किसान भी कुली कबाड़ी दिखाई देता। अपने टेरिकॉट के कपड़े उन्हें मैले, सस्ते और पिछड़े हुए लगते। अपने चेहरे में गाल की हड्डियों का नुकीला उभार, मोटे होंठ,
धूप और धूल को झेलकर जिंदा और चौकन्नी बन गई आंखें, तिल और सरसों के तेल को पीकर मोटे और काले हो गए बाल, सब उन्हें गंवारू लगते। वे काले तो नहीं थे, फिर भी उन्हें लगता था कि उनके गेहुए रंग से गांव का मटैलापन कभी छूट नहीं सकता। दिल्ली एक ऐसा महानगर था जहां रुपयों की नदी कहावत के बाहर बहती थी। दूसरा कोई इतना बड़ा शहर राम सजीवन ने देखा भी नहीं था। और एक बार जब वे बिल्कुल नए थे, एक लड़के से उन्होंने उसके जूते की कीमत पूछी। 268 रुपए सुनकर वो जूता उन्हें 1 क्विंटल गेहूं के बोरे में बदलता दिखने लगा। फिर तो उनके देखने का एक गोपनीय तरीका ही हो गया। अर्थशास्त्र के माल मुद्रा माल वाले नियम के अनुसार वे चीजों को किसी भी अनाज के समान मूल्य की मात्रा में बदल देते। उन्हें बहुत मजा आता। इस आदमी ने कुल मिलाकर 3 क्विंटल धान पहन रखा है। इस लड़की ने 50 किलोग्राम अलसी अपने कलाई में लपेट रखी है। मकान का किराया 3.5 क्विंटल गेहूं हर महीने, बिजली पानी अलग। और वो देखो, वो साला हीरो 20 एकड़ की कुल पैदावार पर चढ़ा हार्न बजाता भागा जा रहा है। लेकिन यह सब कुछ एक रोचक मनोरंजक खेल ही नहीं था। यह बहुत ही गंभीर और पीड़ादायक था। गांव का मझला किसान वर्ग शहर के निचले मझले वर्ग से भी नीची कोटि का साबित हो रहा था। किसी दफ्तर का छोटा मोटा बाबू भी जीवन स्तर और सभ्यता के लिहाज से ज्यादा कुलीन और चमकदार दिखाई देता। राम सजीवन के दिमाग में सामाजिक समानता के लिए एक उत्कट आकांक्षा जागने लगी। यह सब कुछ अन्यायपूर्ण है, गलत है। इस देश की 70% जनता को जिंदा रहने के लिए जितने कैलोरी शक्ति की जरूरत है उतना भी अन्न नहीं मिल पाता। और दूसरा, 3.5 क्विंटल गेहूं की शराब एक बैठक में पी जाता है। राम सजीवन को पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद वाले इलाके के फुटपाथों पर पुलिया के नीचे अपने गांव के लोग दिखाई देते। उतने ही गरीब, उतने ही मैले, उतने ही भूखे। क्रांति की जरूरत है, बाबू राम सजीवन ने सोचा। ये उन्हीं दिनों की बात है जब बंगाल के उत्तरी पूर्वी इलाके, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और बिहार उत्तर प्रदेश के भोजपुर इलाकों में भूमिहीन और छोटे किसान मिलकर आंदोलन छेड़ चुके थे। उन्हें मुठभेड़ों में मारा जा रहा था, जेलों में भरा जा रहा था, सरेआम उनकी आंखें फोड़ी जा रही थी और अखबारों के पन्नों में ऐसी खबरें भरी रहती थी। राम सजीवन को लगा कि उनके मन में बचपन से ही गरीबों और असहायों के लिए गहरी करुणा रही है। उन्हें ऐसी कई घटनाएं याद आई जब वे अपने घर से मक्का और चावल चुराकर कोलों के घर दे आया करते थे, जहां कई दिनों से चूल्हा नहीं जला होता था। अपने पुराने कपड़े तो वे गांव के लड़कों को दे ही देते थे। मेधा और प्रतिभा राम सजीवन में तेज थी। उन्होंने समाज को जानने समझने के लिए तरह तरह की किताबें पढ़नी शुरू की। पूंजी पढ़ डाली, एंटी ड्यूरिंग, 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट, होली फैमिली से लेकर लेनिन और माओ के विचारों का अध्ययन किया। और धीरे धीरे समाज का एक खूब साफ नक्शा उनके दिमाग में बनने लगा। गांव छोड़े 10 साल हो रहे थे। फेलोशिप मिलती थी, इसलिए वहां जाने की कभी जरूरत हुई नहीं। और धीरे धीरे गांव के लोगों के ठोस और मटैले चेहरे उनके दिमाग में धुंधले और अमूर्त होने लगे। खेत गायब हुए, चीजों को गले में बदलकर देखने का पुराना किसानी ढर्रा बिसर गया। हलवाहों के पसीने की जानी पहचानी गंध बकरियों की बू के साथ पता नहीं कहां उड़ गई। अब उनके दिमाग में समाज की वर्गीय बनावट तो साफ थी, लेकिन लोगों के चेहरे गायब हो चुके थे। विश्वविद्यालय का हॉस्टल था जिसमें सजीवन रहते थे। जीन्स पहनते थे, उसके ऊपर कुर्ता और दाढ़ी, चश्मा लगाने लगे थे। संगठन में सक्रिय थे और संगठन के कार्यकर्ता उन्हें बहुत बड़ा चिंतक और लेखक मानते थे।
राम सजीवन तीसरी दुनिया के सबसे आधुनिक विश्वविद्यालय में रहते हुए अवध के किसान आंदोलन पर डीलिट कर रहे थे। राम सजीवन का कमरा भी देखने लायक था। उसमें कभी झाड़ू नहीं लगती थी। गर्द और मकड़ी के जालों के बीच कुछ किताबें और अखबार बिखरे रहते। रजाई पुरानी थी और जब वे सोते तो उसकी रुई उनकी दाढ़ी और बालों में उलझ जाती। वे 12 बजे सोकर उठते, कमरे में ही ज्यादातर रहते और समाज के बारे में लेख आदि लिखा करते। फेलोशिप इस बीच मियाद पूरी हो जाने के कारण बंद हो गई थी, इसलिए आर्थिक अड़ंगा पैदा हो रहा था। जितनी ही आर्थिक दिक्कत आती, राम सजीवन खुद को जनता के और निकट पाते। उनके लेखों में असमानता के खिलाफ आग और तेज उठती। उन्होंने हॉस्टल के कमरे में रहते हुए जनता से जुड़ने, अनुभवों और विश्व दृष्टि के स्तर पर सर्वहारा वर्ग में स्वयं को विलीन करने के लिए वर्गच्युत होने की जरूरत के बारे में लिखा। लेकिन वे परिश्रम नहीं करते थे। परिश्रम करने वालों के बारे में लिखते जरूर थे। महीनों तक कपड़े नहीं धोते थे, नहाते भी नहीं थे। दाढ़ी में तो खैर सर्वहारा का अधिनायकवाद लागू हो ही चुका था। अपने कमरे की साफ सफाई पर उनका ध्यान नहीं जाता था। उन्हें देखकर यह लगता जरूर था कि वे वर्गच्युत हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह था भाग पहला। भाग दूसरे में आपसे पुनः मुलाकात होगी। भाग दूसरे में आप देखेंगे कि राम सजीवन अपनी बालकनी में खड़े थे। उनके सामने वाली बालकनी में वो लड़की निकल आई थी जो उधर रहती थी। दोनों बालकनी आमने सामने थी। राम सजीवन ने आखिर उधर देखा। वो लड़की उन्हीं की ओर देख रही थी। आंखें बड़े ऐन्द्रिक ढंग से लगभग एक दूसरे का शरीर सहलाते हुए मिली और इस इंद्रिय बोध से निकलती ऊष्मा से राम सजीवन को सात्विक कंप हो गया। ललाट और नासिकाग्र पर श्वेत कण झिलमिला उठे। ये रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय श्रृंगार लक्षण थे। मूर्छा की बारी थी जिसे राम सजीवन बचे। क्या राम सजीवन उस लड़की के बारे में कुछ जान पाते हैं, या इतना जान जाते हैं कि उसे लड़की से विवाह तक कर लेते हैं, या वो लड़की उनकी कोरी कल्पना ही रह जाती है? इन सवालों के जवाब शायद अंक दूसरे में मिल जाए। मिलता हूं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।